जब डिसीजन हो गया है तब फिर जदयू के सीट पर कोई दूसरा क्यों सिंबल दे रहा है। महागठबंधन के साथ क्या है कि वो अंतर विरोधों से भरा हुआ गठबंधन है। वहां पर सिर्फ सीट के अनाउंस करने तक ही झगड़ा नहीं रहता, उसके बाद भी रहता। मेरे यहाँ सब ठीक है। 5 गांव के लिए महाभारत हुआ था, कुछ लोगों को तो समझना पड़ेगा। महागठबंधन में सब ऑल इज वेल है। किसी भी वक्त सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी जाएगी। राष्ट्रीय जनता दल तो पूर्णतः तैयार है। ये सहयोगी दलों की उलझन तो है ही। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। बिहार विधानसभा चुनाव के ऐलान के 8 दिन बाद भी गठबंधन दलों के बीच सीट बंटवारे की तस्वीर साफ होने का नाम नहीं ले रही। खासकर महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर रस्साकशी बढ़ती जा रही है। हालात ये है कि एक दूसरे पर दबाव बनाने के लिए कोई लिस्ट जारी करने की खबरों को प्लांट कर रहा है तो कोई सिंबल ही बांट दे रहा है। जैसे कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर सीट बंटवारे पर विवाद ज्यादा गहराता है तो वो जल्द सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर देगी। दूसरी तरफ आरजेडी में लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी कैंडिडेट्स को सिंबल दे दिया, जिस पर विवाद बढ़ने के बाद तेजस्वी यादव ने सिंबल को ही वापस ले लिया। सवाल यह है कि आखिर गठबंधन में चल क्या रहा है। क्या जैसा मुकेश सहनी ने दिल्ली दौरे में उससे ठीक पहले कहा कि महागठबंधन अस्वस्थ है, अब दिल्ली जाकर ही उपचार होगा, क्या वो अब तक अपना इलाज नहीं कर पाए। आखिर कब तक सीट बंटवारे पर यह सियासी खींचतान देखने को मिलेगी और कब महागठबंधन में उम्मीदवारों का ऐलान होगा। जबकि एनडीए में बीजेपी ने 71 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। खबर यह भी है कि जेडीयू जल्द ही अपनी लिस्ट को जारी कर सकता है। इधर जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी को कम करने के लिए बीजेपी और चिराग पासवान की तरफ से एक सीट दी जा रही है। कुछ ऐसा ही फॉर्मूला निकालने की तरफ एनडीए बढ़ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या तेजस्वी यादव के फॉर्मूले पर साथी दल सहमति जताने के लिए तैयार नहीं है और आखिर तेजस्वी यादव अपने सहयोगियों के साथ मिलकर बांटकर आगे की रणनीति क्यों नहीं बना पा रहे हैं। आज दहाड़ में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। पूछेंगे कि एनडीए में सब कुछ फाइनल तो महागठबंधन में विवाद क्यों। लेकिन उससे पहले आई प्रतिक्रियाएं आपको सुनवाई। गुस्सा एकदम जायज है, मैं उनके गुस्सा से सहमत हूँ। जब डिसीजन हो गया है तब फिर जदयू के सीट पर कोई दूसरा क्यों सिंबल दे रहा है और हम उनसे सहमत होते हुए हम भी जो बोध गया से पार्टिकुलर नेता का जो सीट मिला है वहाँ और मखदूमपुर से जो सीट मिला है वहाँ भी हम अपना लोगों को सिंबल दे रहे हैं। यानी कि चिराग के उम्मीदवार के खिलाफ हम नाम नहीं जानते हैं, लेकिन हम नीतीश कुमार जी के स्टेप से सहमत होते हुए हम भी 2 जगह अपना सिंबल दे रहे हैं। महागठबंधन के साथ क्या है कि वो अंतर विरोधों से भरा हुआ गठबंधन है। वहां पर सिर्फ सीट के अनाउंस करने तक ही झगड़ा नहीं रहता है, उसके बाद भी रहता है। याद करिए 2024 के लोकसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा होने के बाद भी राजद ने पप्पू यादव जी को और कन्हैया कुमार जी को चुनाव लड़ने नहीं दिया था और फिर वहां पर चुनाव के बाद भी आपस में भीतरघात जारी रहता है। याद करिए मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन के 4 विधायक उन्होंने तोड़ लिए थे, यानी 4 मुसलमीन तोड़ के मजलिस लूट ली थी और ये इनकी प्रवृत्ति है। राजस्थान में भी बसपा ने 6 विधायकों का बिना शर्त समर्थन दिया था कांग्रेस को, उन्होंने वो 6 हाथी निगल लिए थे। तो जहां तक अंतर विरोध की बात है, गठबंधन से लेके पार्टी से लेके परिवार तक में अंतर विरोध बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है। मेरे यहाँ सब ठीक है। अब भैया कभी कभी तो चलता रहता है ना। 5 गांव के लिए महाभारत हुआ था, कुछ लोगों को तो समझना पड़ेगा। खिखर भोकी से तो कोई कांग्रेस कभी दुनिया में, जब नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस मुक्त कर रहे थे, कभी कभी कुछ लोग सपना देखने लगते हैं कांग्रेस मुक्त करने के लिए। कोई भारत मुक्त करने लगते हैं, कोई राज मुक्त करने लगते हैं। कांग्रेस के बगैर
कांग्रेस भारत की आत्मा में बसता है, आम आदमी की आत्मा में बसता है। महागठबंधन में सब ऑल इज वेल है। किसी भी वक्त सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी जाएगी। सीट बंटवारे पर अंतिम निर्णय हो चुका है। थोड़ा इंतजार कीजिए, किसी भी वक्त इसकी घोषणा हो जाएगी। महागठबंधन महामजबूती से चुनाव लड़ेगा और महाविजय करेगा। तो आइए पहले सवालों का जिक्र करती हूं और उसके बाद मेहमानों से चर्चा की शुरुआत करूंगी। आज पहला सवाल चर्चा में यही रहेगा, साथियों की चाहत, महागठबंधन में विरोध की आहट, कांग्रेस वीआईपी अड़ी, गठबंधन में तेजस्वी से ठनी, तेजस्वी का फॉर्मूला होगा हिट या फिर हो जाएंगे हिट विकेट, एनडीए में सद गए साथी या फिर विवाद है अभी बाकी। बीजेपी की लिस्ट में 71 नाम, किसे मौका और कौन चौंका। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता चारू प्रज्ञा मौजूद हैं, चित्रा बाथम है कांग्रेस की प्रवक्ता, सारिका पासवान आरजेडी की प्रवक्ता हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं, कुंवर अजय सिंह जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही फिरोज बख्त अहमद साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ वो भी मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। शुरुआत सबसे पहले सारिका पासवान आपके साथ करना चाहूंगी। एनडीए में तो सब कुछ सेट है, लेकिन महागठबंधन में ऐसा लगता है कि हिट विकेट होने के करीब करीब आप पहुंच रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव कहते हैं कि बड़ा दल बड़ी सीटें। ये फॉर्मूला ऐसा क्यों लगता है कि महागठबंधन के बूमरैंग उनके लिए यह साबित होता हुआ दिखता है? भाई, आप बाकी छोटे दलों को उनकी सहमति के अनुसार साथ लेकर चल पाने की स्थिति में क्यों नहीं है? पूर्णिमा जी, अभी प्रतिक्रिया में देखते, अभी जीतन राम मांझी जी कह रहे थे कि मैंने भी 2 सीटों पे अपने प्रत्याशियों को उतार दिया है। नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन उन्होंने बताया। तो अब आप बताइए कि भाजपा अभी 71 सीटों की उन्होंने प्रत्याशियों की सूची जो है वो जारी की है। अभी जदयू ने किसी भी एक सूची जारी नहीं की है और उनके साथ ही साथ मांझी जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, बहुत महत्वपूर्ण उसमें एक दल है एनडीए में, उन्होंने भी अभी तक अपनी कोई सूची जारी नहीं की है। जबकि 20 सालों से इन्हीं की सरकार है। मतलब सत्ताधारियों के बीच में तो मुझे लगता है कि इतना समय लेने की आवश्यकता नहीं थी। अगर सब कुछ ठीक हुआ रहता तो वो लोग अभी तक सूची अपनी जारी कर दिए होते। और सबसे बड़ी अभी खबर यह है कि अमित शाह जी को बिहार में आना पड़ा है, क्योंकि अंदर खाने जो अभी हड़कंप मचा हुआ, तूफान आया हुआ है, उसे शांत करने के लिए अमित शाह जी जो है वो कल से बिहार में अपना जो कहते हैं उन्होंने यहाँ पे आ गए हैं और चीजों को वो देखना उन्होंने शुरू किया है। हमारे यहाँ बात रही पूर्णिमा जी, महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। मैं अपनी ओर से आपको एश्योर करती हूँ और शाम तक आपको सूची भी जारी कर दी जाएगी और हमारे महागठबंधन के तमाम घटक दलों की सूची जो हम एक साथ प्रकाशित करेंगे, कहीं भी कोई एक नाम छूटेगा नहीं और सब हम लोग तैयारी में बिल्कुल एकजुटता के साथ बिहार से उखाड़ने की सबसे बड़ी बात है। देखिए, बिहार जो पिछले 20 सालों का दंश जो झेल रहा है और जिस तरीके से बिहार पे इन लोगों ने कुंडली मार के बैठे हुए हैं और बिहार में जो तमाम चीजें जो हो रही हैं, पेपर लीक हो, रोजगार हो, पलायन, ऐसे मुद्दों को लेकर के हम बड़े गंभीरतापूर्वक जनता के बीच में उतरने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। अमित शाह का बिहार में मौजूद रहना दिखता है, तो तेजस्वी यादव की दिल्ली दौड़ नहीं दिखती। मुकेश सहनी का यह कहना कि महागठबंधन अस्वस्थ है और इसका ठीक उपचार दिल्ली में ही होगा, और उसके बावजूद आपने, चलिए जिक्र कर दिया, अब मांझी साहब का आपने जिक्र कर दिया, आपने ये तो नहीं कहा कि काराकाट सीट बीजेपी ने जेडीयू के लिए छोड़ दी क्योंकि वो सामंजस्य बनाना चाहते हैं कि वो उस पर अपना कैंडिडेट उतारे। मांझी ने क्या कहा, जेडीयू में क्या चल रहा है, उसके लिए मेरे पास बीजेपी की भी प्रवक्ता है और मेरे पास जेडीयू के भी प्रवक्ता है, उनसे भी मैं सवाल पूछूंगी। लेकिन आरजेडी में तो वन मैन शो चला रहे हैं ना तेजस्वी यादव, ये तो बहुत क्लियर दिख रहा है। दिल्ली दौड़ के बाद भी लाइलाज बीमारी महागठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर अभी तक क्यों बरकरार है? ना आपको सही दवा मिल रही है, ना आप इंजेक्शन लगाने के मूड में हैं कि फौरी राहत मिल जाए, तो कैसे कीजिएगा? समय बहुत कम है। पूर्णिमा जी, हमारे पास दवा भी है, दुआ भी है, सब है, हम समय आने पे उसको आपको दिखाएंगे भी। लेकिन दिक्कत यहाँ ये है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी कुछ दिन पहले भाजपा और जदयू कहते थे बड़े भाई छोटे भाई, अब ये लोग जुड़वा भाई हो गए। 101 पे दोनों लड़ेंगे और चुनाव के बाद यही जो है ना, भाजपा जो है
वो ज्येष्ठ भ्राता के रूप में आ जाएंगे। सारिका जी, आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली है क्या? इनकी रणनीति भी सारिका जी, बीजेपी ज्वाइन कर ली है क्या आपने, या करने के मूड में है तो बता दीजिएगा। और देखिए अभी देखिए भाजपा अभी सारिका जी, इतना ऑब्सेस्ड होना भी अच्छा नहीं है। मैं आरजेडी पर सवाल पूछ रही हूँ, आप आरजेडी की प्रवक्ता हैं, आप बीजेपी से ऊपर ही नहीं उठ पा रही। वो चिंताजनक है भाई, उन्होंने तो कम से कम 71 सीटों पर ऐलान तो कर दिया ना, आप लोग तो अभी एक पर नहीं पहुंचे। आप समझिए ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। वही तो समझा रहे, आप नहीं समझा पा रही हैं क्योंकि आपके खुद के साथी आपके। अच्छा एक बात बताइए, आप अभी कल की डिबेट में आरजेडी के प्रवक्ता ने मुझसे ये कहा कि भाई अभी भी लालू प्रसाद यादव, जिज्ञासु जी थे, उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव तो अभी भी रेलेवेंट है। अगर रेलेवेंट है, लालू प्रसाद यादव सिंबल बांट देते हैं तो तेजस्वी यादव सिंबल वापस ले लेते हैं, तो कहां से रेलेवेंसी दिखी लालू प्रसाद यादव की? अच्छा बताइए पूर्णिमा जी, किसने कहा कि सिंबल वापस ले लिए? अरे बांटे, हम मानते हैं कि हम बांटे, लेकिन लिए कहाँ, इसका प्रमाण क्या है? तो कहाँ दे दिए जब सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय नहीं है? कौन कौन सी सीटों पर कैसे कैंडिडेट्स को बांट दिए मैडम? एक आदमी का नाम पहले पूर्णिमा जी मुझे बता दीजिए कि जिनको सिंबल दिया गया और उनसे सिंबल ले लिया गया और वो मुझे वापस। अच्छा ठीक है, ये बताइए सैनी साहब को सीटें आप अपने कोटे से दे रहे हैं? सैनी साहब को सीटें आप अपने कोटे से दे रहे हैं या कांग्रेस से कहेंगे कि भाई अंगूठा काट कर दे दो? और वो जीवित जब तक है रिलेवेंट रहेंगे। सैनी जी को अपने कोटे से सीटें देंगे या कांग्रेस से कहेंगे कि अंगूठा काट कर दे दो? सॉरी पूर्णिमा जी, आप क्या बोल रहे थे? देखिए मैं आपका प्रश्न नहीं सुन पाई क्योंकि आप भी बोल रही थी, मैं भी बोल रही थी, तो मैं सुन नहीं पाई। लेकिन एक बात मैं जरूर बताऊंगी पूर्णिमा जी कि आप अगर किसी भी ऐसे एक शख्स का आप अगर पुष्टि करवा दे कि जिनको सिंबल दिया गया और उन्होंने, मैंने अभी एक तथ्य रखा, ले ली गई। सैनी ने कहा, सैनी ने कहा कि महागठबंधन अस्वस्थ है, ये फैक्ट है, डिनाई कर दीजिए कि उन्होंने नहीं कहा। सहनी जी को डॉक्टर है क्या कि कहेंगे कि महागठबंधन? अरे डॉक्टर नहीं है तभी तो उपचार के लिए दिल्ली आना पड़ रहा है। अपनी डॉक्टरी दिखाते तो वही पटना में इलाज करवा लेते। डॉक्टर नहीं है तभी तो दिल्ली आना पड़ रहा है मैडम। अब उन्होंने क्या कहा? अगर डॉक्टर होते तो अपना इलाज पटना में कर लेते और तैयारी भी कर रहे हैं। करके एक बार बात करना चाहिए। मैं एक बार, ठीक है मैम। चित्रा जी, मैं आपके पास आने से पहले राष्ट्रीय जनता दल की ऑथराइज प्रवक्ता होने के नाते आपको बता दूं, हमारा महागठबंधन बहुत स्वस्थ है और इतना स्वस्थ है कि अभी हम एकदम तैयार हैं अपने चुनाव के युद्ध में उतरने के लिए और अपने दुश्मनों को परास्त तैयार हैं तो दिखाइए ना। फिर सीट शेयरिंग फॉर्मूला, बेसिक चीज तो रख दीजिए मैडम। नॉमिनेशन की तारीख 3 दिन बाकी है, बेसिक चीज तो कर दीजिए। ठीक है चित्रा जी, मैं आपके पास आने से पहले एक बार चारू से प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी, फिर समझना चाहूंगी कि महागठबंधन में क्या चल रहा है, कांग्रेस क्या चाहती है, आरजेडी कहां पर रोके हुए आपको। लेकिन चारू, अगर वाकई में मांझी जी का बयान आता है कि मैं नीतीश कुमार जी की नाराजगी से सहमत हूं, नीतीश कुमार देखिए 9 सीटों के बंटवारे को लेकर नाराज नजर आ रहे हैं, आपने 1 सीट उनके लिए छोड़ भी दी, मांझी भी कहते हैं कि मैं 2 सीटों पर अपना कैंडिडेट उतारूंगा, एलजेपी को आपने दिल खोलकर सीटें दे दी। सबसे बड़ी बार्गेनिंग पावर अगर किसी की नजर आई है तो वो चिराग पासवान की दिखी है, ये भी बहुत क्लियर है। चिराग पासवान को साथ रखने, उनके मनमाने तरीके से उनको सीटें देने के साथ साथ क्या बाकी दलों को नाराज कर देंगे आप? जेडीयू तो आपके समकक्ष 101 सीटों पर है ना, आप तो साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं पूरे एनडीए को। बिल्कुल। पूर्णिमा जी नमस्ते। नमस्कार। बहुत लंबा समय आपने सारिका जी को दिया तो मुझे केवल उससे आधा तो दीजिएगा। देखिए, हमारे गठबंधन में हो सकता है कुछ बातों पर मतभेद हो सकता है कोई नाराजगी भी जता रहा हो, लेकिन हमारे पास हमेशा समाधान होता है। समाधान बातचीत से निकलता है और जैसे अब तक निकलता आया है हम फिर से निकाल देंगे। मैं आपको थोड़ा से आंकड़े दे देती हूँ। चिराग पासवान की जो पार्टी है एलजेपी, 24 के चुनाव में उनका स्ट्राइक रेट 100% था, 100% स्ट्राइक रेट था। और जब भी टिकट बांटे जाते हैं या सीट शेयरिंग का फॉर्मूला डिस्कस होता है, ये विनेबिलिटी के आधार पर, हर पार्टी की ग्राउंड पे पोजीशन के आधार पर होता है। ये तो रही हमारी बात। और हमारे यहाँ अगर डिस्कंटेंट है तो वो केवल पॉलिटिकल है,
लेकिन सामने वाली गठबंधन में तो डिस्ट्रस्ट पर्सनल हो चुका है। हमारे यहाँ सीट शेयरिंग होती है और इनके यहाँ तो सीट स्नैचिंग हो जाती है। जेडीयू और कांग्रेस ने पहले भी साथ आने का प्रयत्न किया था। 2024 के चुनाव में भी हमने गठबंधन की बातें सुनी थी। तब तो अपने महागठबंधन को इन्होंने नाम भी दे दिया था, इंडी अलायंस। लड़ते थे टीवी पे, कहते थे इंडी या बोलिए, इंडी मत बोलिए। क्या हुआ उस गठबंधन का? कोई भी बिहार में गठबंधन इनका कभी चल नहीं पाया। और अगर मैं इनके पास ट्रैक रिकॉर्ड पर जाती हूँ, कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड तो बिहार के अंदर पिछली बार 19 सीटों का था, पिछले बिहार चुनाव में 27%। और आरजेडी का कुछ बहुत बेहतर नहीं है। आप जमीन पर उतर जाइए बिहार में, किसी भी युवा से, किसी महिला से, किसी वृद्ध से पूछिए कि आज जो बिहार की स्थिति है वो पहले के मुकाबले में कैसी है, तो सब लोग कहेंगे कि जब से एनडीए की सरकार है, नीतीश जी मुख्यमंत्री है, बिहार ने केवल अचीवमेंट देखा है और हर एक मायने में देखा है। बीमारू राज्य से एक एस्पिरेशनल हमने राज्य बना दिया। जब आप वहां पर जाते हैं, जब आप सड़कों पर घूमते हैं, हम बिजली की बात करते हैं, हम घर की बात करते हैं, हम जल से नल की बात करते हैं। ये सारी उपलब्धियां तो कांग्रेस के जमाने में, जेडीयू के जमाने में कभी होती ही नहीं थी। जंगल राज की बात हुआ करती थी ना, फिरौती डिस्कस हुआ करती थी। और अगर हम बैठकर ये गिनने लगे, भाई जो पर कैपिटा इनकम है वो 8 गुना बड़ी है बिहार में, तो आप ये सोचो कि 10 साल से पहले बिहारियों का क्या हाल करके रखा हुआ होगा, या 20 साल पहले जब जंगल राज था तो क्या हाल करके रखा हुआ था। तो आज जो आरजेडी की प्रवक्ता केवल भाजपा कह रही है, मैं उनसे एक साफ सिंपल बात पूछती हूँ, आप हमारी बातें कर रही है, कोई बात नहीं, हमने माना भाई किसी एक नेता ने बयान दे दिया, हम करेंगे ना समाधान, हमारे घर की बात है। आप अपने घर की बताइए ना, आप अपने घर की ये बताइए कि आपकी कांग्रेस से बन भी रही है या नहीं बन रही। आप क्या सीट शेयरिंग करेंगे और किस पॉइंट के ऊपर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? क्योंकि पिछली बार आपने जितने कसमे वादे करे थे, चाहे वो नौकरी के बारे में हो या डेवलपमेंट के बारे में हो, तेजस्वी यादव केवल बयान देते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। और इस चुनाव में भी आपने बिहारियों का अपमान ही करा है। आपने जिस तरीके से प्रचार करा, जिन लोगों को लाकर आपने प्रचार करा, ये वो लोग थे जो कहते हैं कि बिहारी तमिलनाडु आते हैं तो पानी पूरी बेचने वाले बन जाते हैं या टॉयलेट क्लीनर्स बन जाते हैं, जो डीएनए कंपेयर करते हैं। ऐसे लोगों को तो आप परेड कर रहे हैं वहां बस में बिठाकर। और आपको नहीं, लेकिन फिर आपकी भी स्थिति, आप कह रहे हैं समाधान है, तो फिर स्थिति आपकी भी वही वाली ना हो जाए कि इन्होंने, लालू जी ने सिंबल दिया, तेजस्वी यादव ने वापस ले लिया। अब अगर जेडीयू की मैं बात करूं तो जेडीयू ने रत्नेश सदा को पार्टी का टिकट दोबारा से दिया, वो एलजेपीआर के खाते में है। नीतीश कुमार ने खुद उनको सिंबल देकर ये साफ कर दिया कि भाई जेडीयू वहीं से अपने उस कैंडिडेट को उतारेगी। तो वही स्थिति ना हो जाए, इन्हीं की तरह सिंबल देकर फिर वापस ना लेना पड़े, समाधान की तरफ बढ़ते बढ़ते एक रकस पार्टी के अंदर, एनडीए के अंदर दिखाई ना देने लगे, जिसको लेकर आप इन पर सवाल उठाते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं पूर्णिमा जी। देखिए हर चुनाव में जब आप एक गठबंधन बनाकर चलते हैं, अपने साथियों को आपको आदर देना पड़ता है और भाजपा ने यही किया है। इस बार भी बैलेंस हुआ है, 101 और 101 सीटें बटी हैं और उसके अलावा मैंने आपको कहा कि स्ट्राइक रेट के आधार पर बाकी सीटों का बंटवारा हुआ है। नतीजा तो बस कुछ ही दिनों में हमारे सामने आ जाएगा। केवल 1 महीना बचता है आज से, गिन के 1 महीना बचता है आज से। अगले महीने 14 तारीख को मैं आपको यही बताऊंगी कि देखिए चुनाव जो जीते जाते हैं ना, वो जनता का दिल जीत कर जरा मैं चारू आपको रोकते हुए, अच्छा ठीक है, चारू कंप्लीट करेंगे, सॉरी। हाँ जी, नहीं तो मैं यही बोल रही हूँ, एग्जैक्टली 1 महीने के बाद पूर्णिमा जी मैं आपके शो पर आपको यही बताऊंगी कि डेवलपमेंट के एजेंडा पर, बिहार के एस्पिरेशंस के एजेंडा पर, वहां के एक कोने कोने के गांव में, लेकिन आप लोगों ने फॉर श्योर पहले एक तो सीट शेयरिंग अनाउंस करके और फिर कैंडिडेट्स अनाउंस करके एक साइकोलॉजिकल प्रेशर तो अलायंस महागठबंधन पर क्रिएट करने की कोशिश की। वो परमानेंटली प्रेशर में रहते हैं पूर्णिमा जी, ठीक है, वो तो सारिका जी बताएंगे कि प्रेशर में है कि नहीं है। लेकिन चित्रा बाथम जी, क्यों आरजेडी को इतना संदेह कांग्रेस पर है? वाकई में क्या जो आपकी विनेबिलिटी फैक्टर है वो इतनी बेकार रही कि तेजस्वी इस बार रिस्क ही नहीं लेना चाहते? कांग्रेस ये लगातार साथ ही कह रही है कि अगर देरी हुई तो हम अपनी लिस्ट जाहिर कर देंगे, सामने कर देंगे। अब ये सारी की सारी रस्साकशी हर बीतते दिन के साथ बढ़ती क्यों जा रही है, जब उस महागठबंधन में एकजुटता दिखनी चाहिए थी? लेकिन एकजुटता ना दिख के ये बिखराव क्यों देखने को मिल रहा है? कंसेंसस आखिर बन क्यों नहीं पा रहा है? पूर्णिमा जी नमस्ते। जिस तरीके से आपने बाकी पैनलिस्ट को अनइंटरप्टेड समय दिया है, मैं आशा करती हूँ आप मुझे भी अनइंटरप्टेड समय देंगी। यहाँ पे कुछ बातें समझने की जरूरत है। महागठबंधन की जो एकता है, महा एकता जो है, वो मुझे ऐसा लगता है बिहार की जनता और हमारे जो विरोधी हैं
उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा में ऑलरेडी देख लिया था और जिस तरीके से हमें जन प्रतिसाद मिला था उस तरीके से वो हमको तर बितर करने के लिए उन्होंने अपना तंत्र मंत्र षड्यंत्र जो है सारे जो चीजें हैं वो इस्तेमाल करने की कोशिश करी है। हमने देखा है पिछले चुनावों में जिस तरीके से वो पॉलिटिकल वेंडेटा भी यूज करते हैं, अब्यूज ऑफ एजेंसीज हो, ईडी सीबीआई हो, सभी को इस्तेमाल करती हैं। उसी के चलते मुझे ऐसा लगता है कि हमारी ये स्ट्रैटेजी है कि एंड मोमेंट तक हम इस बात को ये संभाल कर चले कि कौन कहां पे लड़ रहा है और कितनी सीटों का शेयरिंग हो रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं एक और बात का खुलासा आपको करना चाहूंगी कि भाजपा की प्रवक्ता ने कहा कि हमने बड़ा बैलेंस किया है एनडीए के अंदर, लेकिन मैडम मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि बैलेंस करने के चक्कर में आपने तो जेडीयू की सबसे ज्यादा सीटें घटा दी। क्या ये एक तरीका है कि जेडीयू को आप पीछे गाने से समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से आपने पहले पीडीपी, एआईएडीएमके, इसका जवाब तो जेडीयू के प्रवक्ता देंगे। महाराष्ट्र में शिवसेना को भी खत्म करने की आपने इसका जवाब तो जेडीयू के प्रवक्ता दे देंगे, लेकिन मुझे बस एक बात का जवाब दे दीजिए चित्रा जी। चारू बस एक सेकंड आ रही हूँ, चारू बस एक सेकंड, मुझे बस एक बात का जवाब चित्रा जी इतना दे दीजिए। पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। ये किसी और ने तो नहीं कहा, ये ना पूर्णिमा मिश्रा ने कहा, ये ना चारू प्रज्ञा ने कहा, ये किसी और ने नहीं, लेकिन किसके कहने पर कहा? रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, ना टैग किया ना जिक्र किया। लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी साहब को तो देर ना लगी है कहते हुए कि अब भी जलता हुआ शहर बचाया जा सकता है। तो कहां से ये, जब तक चिंगारी नहीं होगी तब तक आग कहां है, धुआं कहां से दिखेगा, किसी को ये तो बता दीजिए। देखिए आग और धुआं ये कोई परिपेक्ष है ही नहीं महागठबंधन के अंदर। आप मुकेश सहनी जी का भी एक भाषण, ये अकाउंट है मैडम, ये अकाउंट जो है ना ये एक दिन पहले ये डमी अकाउंट नहीं है, ये डमी अकाउंट नहीं है, ये इमरान प्रतापगढ़ी का ऑफिशियल अकाउंट है, उन्हीं के द्वारा किया गया ये ट्वीट है। मनोज कुमार झा के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए बाकायदा कोट करते हुए इस बात का जिक्र है। मन से किसी के कुछ नहीं है, कोई ये डमी अकाउंट नहीं है। बस एक खेला है महागठबंधन के अंदर। मुमकिन है कि आपकी स्ट्रैटेजी हो, ठीक है, मुमकिन है कि आपकी स्ट्रैटेजी हो। चारू 10 सेकंड में इसका जवाब प्लीज आप देना चाह रही थी, दीजिएगा, फिर उसके बाद कुंवर अजय जी आपके पास फौरन और फिरोज साहब फिर आपके पास आ रही। जी मुझे बड़ा मजा आ रहा है ये सुनकर कि चित्रा जी को 101 सीटें कम लग रही हैं। 101 सीटें आपको कम लगती हैं? आपसे मैं पूछना चाहती हूँ आपकी पार्टी कितनी सीटों पे चुनाव लड़ रही है, बता दीजिए ना। क्या आपको आज की तारीख में आरजेडी 10 सीट भी देने को तैयार? 115 पे लड़ी थी, 115 पे लड़ी थी और भाजपा 110 पे लड़ी थी। आपने अपनी सीटें कम की, इसका मतलब ये है कि आप जानते हैं नहीं, फिर तो इस पर भी बात होनी चाहिए चित्रा जी, फिर तो इस पर भी बात होनी चाहिए, फिर तो इस पर भी बात होनी चाहिए कि 2020 के चुनावों में कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी और बीजेपी ने कितनी जीती थी। अगर बराबरी की फाइट चल रही है तो जीती हुई सीटों पर क्यों नहीं चलती? मेरी बात सुनिए, आप 3/4 सीटों पर हारती हैं चित्रा जी, 3/4 सीटों पर तो आप हारी है पिछली बार। बताइए, अब बताइए, मैं तो बोल रही हूँ ना आपको अगर 101 सीटें कम लग रही है पिछले चुनाव में और इस बार के चुनाव में जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का फर्क है। पिछले चुनाव में आपकी जो इमेज थी ना, आपके 20 साल का विनाशकाल, उसे इस बात से निजात दिलाना है और इसीलिए आपने जो फेक डेटा प्रेजेंट किया है। पूर्णिमा जी जब इनका चिल्लाना खत्म हो जाए, मुझे 10 सेकंड का समय और। ठीक है, जरा रुकेंगे चित्रा जी, जरा रुकेंगे चित्रा जी, जरा रुकेंगे। मैं बस चित्रा जी अगर इतना ही अग्रेसिव अप्रोच आरजेडी के साथ रखेंगी, चित्रा जी अगर इतनी अग्रेसिव अप्रोच आरजेडी के साथ रखेंगी तो आपको दे देंगे 70 सीटें जो आप चाहती हैं। नहीं दे रहे हैं मैडम, इतना अग्रेसिव अप्रोच रखिए, हर समय सरेंडर मोड में मत रहा करिए। राष्ट्रीय पार्टी है, अपनी ताकत का एहसास करिए जरा। हमें अपनी ताकत का एहसास है, इसीलिए ऑपोजिशन में रहते हुए भी सरकार को हमारी बहुत सारी बातें जो है वो माननी पड़ती है। चारू प्लीज क्विकली 10 सेकंड में, ठीक है चित्रा जी, ओके, पॉइंट टेकन चित्रा जी, पॉइंट टेकन।
चित्रा जी पॉइंट टेकन मैम, पॉइंट टेकन, पॉइंट टेकन चित्रा जी, पॉइंट टेकन। ओके फाइन, ठीक है, पॉइंट टेकन। ओके चित्रा जी, चित्रा जी आप लोग रुकते नहीं हैं, फिर आवाज कम करनी पड़ती है तो उसमें भी विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं। रुक जाइए जरा। चारू क्विकली 10 सेकंड बस दे पाऊंगी, फिर उसके बाद बाकी 2 मेहमान हैं उनके पास अभी तक नहीं जा पाई हूँ। चारू मैं बिल्कुल 10 सेकंड में ही बोल रही हूँ। चित्रा जी का एम्बिशन मुझे पसंद आया। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आप लड़िए 101 सीटों पर, जो हमारी सीटों की संख्या है ना, 101 पर लड़कर दिखाइए, फिर बोलिएगा। क्योंकि पिछली बार 75% सीटें आप हारे हो बिहार में, 75% हारे हो। ये है आपकी असलियत। 19 सीट जीत कर आप आए थे, और इस चुनाव में आपकी उपलब्धि क्या है? मोदी जी की माता जी को गाली देना, ये आपकी उपलब्धि थी। इस चुनाव में आपकी उपलब्धि क्या है? लोगों से गाली दिलवाते हैं और बाद में खुद विक्टिम कार्ड खेलते हैं। आप अपने टैलेंटेड लोगों से आप गाली दिलवाते हैं और फिर खुद विक्टिम कार्ड खेलते हैं। अब ये सब तो छोड़ दीजिए ना चित्रा जी, थोड़ी तो शर्म रखिए चित्रा जी ये सब छोड़ दीजिए, चित्रा जी ये सब छोड़ दीजिए, फिर मुद्दा कहीं और चला जाएगा ना। अजय जी मैं माफी चाहूंगी, अजय जी मैं देरी के लिए माफी चाहूंगी, फिरोज साहब माफी चाहूंगी देरी के लिए। सीधा सवाल है अजय सिंह जी, कोई नीतीश बाबू की नाराजगी है सीटों को लेकर? कौन सी सीटें होनी चाहिए? एलजेपी की खाते में गई सीटों पर क्या कह रहे हैं नीतीश कुमार जी? क्या नाराजगी है? और दूसरा मांझी का उनके सपोर्ट में उनकी नाराजगी को सही बताना, ये सब क्या चल रहा है? पूर्णिमा जी, सबसे पहले मैं जैसलमेर की घटना में घायल लोगों को जल्द स्वस्थ होने की कामना ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, लोग जल्द स्वस्थ हो जाएं। रही बात बिहार चुनाव की, तो बिहार चुनाव में पूर्णिमा जी 2 गठबंधन है, एक एनडीए और दूसरा इंडिया, जो लोग ये लोग बोलते हैं। एनडीए गठबंधन एक लोकतांत्रिक गठबंधन है, इसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। चाहे किसी के पास 6 सीट हो, किसी के पास 29 सीट हो, किसी के पास 101 सीट हो, या किसी के पास 4 सीट हो, ये सब अपने आप को एकजुट होकर के एक तरीके से आपसी सहमति से चुनाव लड़ने के लिए डबल ताकत के साथ डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए तैयार है। दूसरे तरफ इंडिया की जो बात करते हैं, यहां केवल छली कपटी लोग हैं, ठगबंधन है। इनका गठबंधन जो है एक ठगबंधन है, एक दूसरे को ठगना चाहते हैं। अभी हमारी बहन सारिका जी और चित्रा जी ये लोग टेप रिकॉर्ड की तरीके से बोलती जा रही थी, समय का कोई इनको असर नहीं, चाहे जो भी हो, टेप रिकॉर्ड खोल दीजिए, ये लोग बोलती रहेंगे। तो यहां बताना यह है कि क्या तेजस्वी जी पूरे परिवार के साथ कल जो दिल्ली गए थे, कहीं तीर्थाटन पे गए थे या फ्रीडम फाइटर में गए थे? गए कहां थे? और माननीय लालू जी चुनाव नहीं लड़े, क्यों नहीं लड़े? आखिर इसका कोई ना कोई कारण तो होगा। वो कोई साधु संत नहीं है, कोई दार्शनिक नहीं है। बिहार की जनता जानती है कि वो एक सजा याफ्ता कैदी हैं, और यही ये लोग आपस में ठगबंधन, इनकी आपस के ठगबंधन में मोल भाव कर रहे हैं। चाहे वो कांग्रेस के लीडर हो, वो भी 2G 3G जीजाजी घोटालों के आरोपी रहे हैं, और ये चारा से लेकर जंगल राज तक ये लोग भी आरोपी रहे हैं। जब 2 व्यक्ति इस तरीके के लोग मिलते हैं तो एक एक निकलकर ये लोग जीरो हो जाते हैं। वही स्थिति यहाँ बिहार की जनता स्पष्ट समझ गई है। और कल जब से कोर्ट ने आरोप सिद्ध कर दिया, तो जो मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम पे कहता हूं कि बाप नंबरी और बेटा 10 नंबरी, ये मैं नहीं कहता हूं, ये बिहार की जनता कहती है। बिहार की जनता अब समझ चुकी है कि बाप नंबरी और बेटा 10 नंबरी, उस 10 नंबरी को कैसे भरोसा किया जा सकता है। तो हम आपको स्पष्ट करने जा रहे हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बिहार में बनने जा रही है, और डबल ताकत के साथ 14 तारीख को रिजल्ट आएगा। बिहार की जनता सर आंखों पे बिठा रखी है। तो ये हमारी बहनें सर माथा पीटती रहे, कोई दिक्कत का विषय नहीं है। सबसे बात होगी, क्योंकि अभी कोई कितने भी दावे कर ले, चाहे वो तेजस्वी जी हो, राहुल जी हो, ही तय करेगी। ये लोग तीर्थाटन करते रहे। ठीक है, इस बात का जवाब सारिका जी दे देंगी कि तीर्थाटन के लिए पहुंचे थे या किस लिए और दूसरे तरफ ठगबंधन है। उससे पहले बस ठीक है सर, उससे एक पहले तरफ गठबंधन है, दूसरे तरफ ठगबंधन है। फिरोज बख्त अहमद और साहब, बिहार की जनता ने 25 से 30
फिर से नीतीश मन बना लिया है। ठीक है सर। फिरोज बख्त अहमद साहब, माफी चाहूंगी पहले देरी से आपके पास आने के लिए। अभी मैं एनडीए और साथ ही महागठबंधन दोनों की मौजूदा स्थिति का आकलन आपके जरिए करना चाहती हूँ। ये समझना चाहती हूँ कि आपको किसमें आपको सामंजस्य दिख रहा है, किसमें संघर्ष आपको नजर आ रहा है। सामंजस्य है तो सब ठीक है, या फिर संघर्ष है तो आखिर किस वजह से है, और क्या आपको लगता है कि इसका चुनावों पर, इस देरी का चुनावों पर एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ सकता है? क्या संभव है क्या ऐसा? जी पूर्णिमा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे वक्त देने का। और मैं अपने तमाम काबिल दोस्तों से जो भी पैनल में हैं ये गुजारिश करूंगा कि बीच में रखना ना डालें और हैकल ना करें। मैं सिर्फ 2 पॉइंट में अपना जवाब दे दूंगा। पहला तो मेरा पॉइंट यह है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हस्ती जिसका जिक्र नहीं हुआ है या हुआ है तो किसी ने सुना नहीं है, वो है प्रशांत किशोर। मैं समझता कि मैं किसी का ब्रीफ लेके नहीं चल रहा हूँ, मैं किसी पार्टी का नुमाइंदा नहीं हूँ। प्रशांत किशोर मेरे ख्याल से इस वक्त आज जो भी लोग लड़ रहे हैं अब चीफ मिनिस्टर कैंडिडेचर के लिए, उनसे बेहतर कैंडिडेट कोई नहीं है। जो मैं उनको समझता चला आ रहा हूँ, जो सुनता चला आ रहा हूँ, तो वो बहुत ही एक मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़हीन शख्स हैं। कौन बनता है चीफ मिनिस्टर तो बात की बात है, पता नहीं कि वो किंग मेकर बने या उनके पास 6 सीटें भी नहीं आए या 160 आ जाएं, ओनली टाइम विल टेल। पहला पॉइंट ये था। अब दूसरा आपका सवाल का जवाब ये है, ये जो 2 गठबंधन है, एक तो एनडीए का है और एक ये कांग्रेस और तेजस्वी एंड कंपनी का है। मेरा ख्याल ये, देखिए मैं ये कहूँगा, मैं कर्पूरी ठाकुर साहब के ज़माने से, लालू साहब के ज़माने से बिहार जाता रहा हूँ, पटना जाता रहा हूँ, सासाराम जाता रहा हूँ और इलाकों में कुछ गाँवों में जाता रहा हूँ। तो मेरा ख्याल ये है कि जो डेवलपमेंट नीतीश यादव साहब ने अपने दौर में किया है, देखिए मैं उनका बस्ता लेके नहीं चल रहा हूँ, मैं समझता हूँ बिहार ने उनके दौर में बड़ी तरक्की की है। उनको आप चाहे अल्टू पल्टू कहो, चाचा कुछ भी कहो, वॉट एवर इट इज़, या उनको गिरगिट कहो, लेकिन नीतीश साहब के टाइम पे बिहार ने बड़ी तरक्की की है। और मैं समझता हूँ कि अब प्रो इनकम्बेंसी है, एंटी इनकम्बेंसी है, तो बिहार का नागरिक बताएगा। आखिर में बस यही कहना चाहूँगा कि दोनों जो ग्रुप हैं, एक तो तेजस्वी साहब का है और दूसरा है नीतीश जी का जो सपोर्टेड बाय मोदी जी। मुझे लगता है कि ये जो गठबंधन है एनडीए का, ये मजबूत है, इसने काम किया है और इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है बहुत सही है। और तेजस्वी जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो परिवारवाद का है, डायनेस्टिक रूल का है, उसमें कांग्रेस का भी परिवारवाद शामिल हो जाता है। तो मेरा ख्याल ये है कोई भी जीते, लेकिन पलड़ा मैं समझता हूँ कि नीतीश जी का ये जो एनडीए का गठबंधन है इसका ज्यादा भारी है। मैं किसी का कोरा नहीं ले रहा हूँ। बिल्कुल समझ गई पूर्णिमा साहिबा। हाँ बिल्कुल। फिरोज साहब, एक काउंटर क्वेश्चन बस आपसे मैं और लेना चाहती हूँ, चूंकि आपने पीके का जिक्र किया है। आपको लगता है कि पीके जिस तरीके से ग्राउंड पर काम कर रहे हैं और उनकी तरफ से जो बयान देखने को मिले, जाहिर है कहीं ना कहीं वो एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्हें इंटरनली सबका बही खाता पता है, कहाँ क्या रहा क्या नहीं रहा, किसने कब क्या किया, उनको उनके पास सबका अकाउंट, सबका लेजर मौजूद है। मुझे ये बताइए कि क्या प्रशांत किशोर की इस तरीके की मौजूदगी बिहार के चुनाव में एनडीए से लेकर महागठबंधन को एक स्ट्रेस फैक्टर तो दे ही रही है? नहीं, देखिए एक वो रिप्लेसमेंट तो दे रहे हैं। जो राजनीति है यानी जिसमें बहुत ज्यादा करप्शन होता रहा है, ही इज अ गुड पर्सन, लेकिन उनके साथ क्या हैंडीकैप है? उनके साथ हैंडीकैप है केजरीवाल साहब के ट्रैक रिकॉर्ड का। केजरीवाल साहब भी यही नया परिधान, नई परिभाषा सब कुछ लेके आए थे और हम ये करेंगे वो करेंगे, तो लेकिन वो केजरीवाल साहब से बहुत ज्यादा मैच्योर हैं, बहुत ज्यादा मुख्तलिफ हैं। मेरा ख्याल ये है, अच्छा मुसलमानों में भी उनकी बड़ी पैंठ है। मैं समझता हूँ कि मुसलमानों के वोटों में काफी सेंध लगाएंगे वो। मुसलमानों के वोट चाहे वो नीतीश जी के हों, चाहे वो लालू जी के हों, चाहे वो किसी के भी हों, कांग्रेस के हों और हत्ता के ओवैसी के हों, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बातें कही हैं मुसलमानों के ताल्लुक से। और जो जिनको ये कहते हैं गिरे पड़े लोग, सब बराबर हैं, कोई गिरा पड़ा नहीं है, उनके ताल्लुक से भी उन्होंने उनको टिकट भी दिए हैं। हालांकि वो जीत नहीं पाएंगे मुझे पता है, और वो शायद किंग मेकर भी ना बने, लेकिन उनकी एक अच्छी शुरुआत करके जा सकते हैं, उसकी संभावना है। कुंवर अजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे सर? 30 सेकंड आपका क्लोजिंग कमेंट कंसीडर करते हुए ले लेती हूँ, फिर उसके बाद आप तीनों के पास आ रही हूँ। कुंवर अजय जी पहले जी 30 सेकंड सर। पूर्णिमा जी, मैं प्रशांत किशोर जी के बारे में बात करना चाह रहा था कि जय बिहार की नारा देने वाले प्रशांत किशोर जी बिहार अस्मिता की बात करते हैं
और बिहारियों के ऊपर अत्याचार करने वाला, बिहारियों को गाली देने वाला स्टालिन से पैसा लेते हैं और उसके लिए काम करते हैं। तो बिहार की जनता इस बात को जानती है, किसी प्रकार का कोई डेंट नहीं करने जा रहे हैं। 25 से 30 फिर से नीतीश, बिहार की जनता ने मन बना लिया है और विपक्षी दलों ने वॉक ओवर दे दिया है। तो इसमें कोई भी संदेह नहीं है, डबल इंजन की ताकत के साथ डबल इंजन की सरकार माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में बनने जा रही है। 30 सेकंड्स के साथ बिहार की closing जनता comment ने के लिए मैं अपने जरा सर बढ़ूंगी। आंखों पे बिठा और रखा है please, माननीय नीतीश जी को। समय सीमा जरा प्लीज आप सब लोग ध्यान रखिएगा। सारिका जी, भाई वीरेंद्र से लेके डॉक्टर संजीव से लेके बोगो सिंह से लेके अरुण यादव से लेके इन सबको सिंबल दिया गया था, फिर उसके बाद सिंबल वापस भी ले लिया गया। आप किस तरीके से प्लान कर रहे हैं टू गो अहेड? क्योंकि अब देखिए ऐलान तो करना ही है, अब ज्यादा कोई ऑप्शन है नहीं, तो सबको साथ लेकर चलना भी है। 30 सेकंड्स रखेंगे सारिका जी की क्लोजिंग कमेंट के लिए। बिल्कुल बिल्कुल पूर्णिमा जी, 30 सेकंड में मैं जवाब देना चाहूंगी। देखिए, सबसे पहले तो किसी से भी सिंबल दे करके लिया नहीं गया है। जिनको सिंबल दिया गया है, जो नॉमिनेशन करेंगे वो महागठबंधन के सिंबल पे करेंगे। दूसरी बात, कुंवर जी ने कहा था कि भ्रष्टाचारियों की बात कही थी और क्यों बुलाए गए थे लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी जी दिल्ली। तो देखिए, संयम भय कतवाल तो डर काहे का। अरे 71,000 करोड़ का तो नीतीश जी पे भी आरोप लगाया, लेकिन कहा उन्होंने जवाब दिया। 1-2 का 4, 4-2 का 1 के बारे में इनको पता होना चाहिए। भ्रष्टाचारी को बुलाओ और पार्टी में माला पहनाओ। चारू जी को मैं कहूंगी कि आइए ना मेरे बिहार में, ठोक देंगे कट्टा कपार में। अगर आप बच गई कट्टा से तो पुल के नीचे दब के आप मर जाइएगा, उससे भी बची तो कहीं ना कहीं से जरूर किसी गड्ढे में आप गिर जाइएगा। ये है बिहार में नीतीश जी और भाजपा का विकास है। तो मैं तो चारू जी आपको कहूंगी, लगे हाथ तो आइए इस बार घूम लीजिए बिहार में, तो मुझे पता है कि आपके चित्रा जी, आपके 30 सेकंड शुरू होते हैं, फिर चारों फाइनल कमेंट आपसे लेती हूँ। चित्रा जी 30 सेकंड्स प्लीज। पूर्णिमा जी, यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि बिहार की जनता महागठबंधन की महातैयारी ऑलरेडी देख चुकी है और वो अपना मन बना चुकी है कि 20 साल का विनाशकाल जो वो झेल रही थी उससे उसे निजात पाना है और वोट चोरों को गद्दी छोड़ने को वो इस बार बेबस कर देगी। यहाँ पे फिरोज अहमद जी ने कहा कि जन स्वराज के जो फाउंडर हैं पीके जी, उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को राजनीति में आने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या वो इस बात का पुष्टिकरण करेंगे जब वो सपोर्ट करे पीके को? दूसरी बात, जेडीयू के प्रवक्ता ने यहाँ चित्रा जी 30 सेकंड्स खत्म। उन्हें इस अपने वक्तव्य के लिए माफी चित्रा जी प्लीज टाइम बाउंड हूँ, प्लीज समझिए। चित्रा जी मैं थोड़ा टाइम बाउंड हूँ, प्लीज समझिए मैम। चित्रा जी प्लीज, चारू आपका फाइनल कमेंट। पूर्णिमा जी, आप बहुत डिफिकल्ट डिबेट कंडक्ट करती हैं लोगों को समय के दायरे में रखते हुए, लेकिन मेरा समय अब शुरू होता है। देखिए, बिहार के वोटरों ने अब सब कुछ देख लिया है। उन्होंने पुराना लालू जी का टाइम भी देख लिया है और पिछले 20 साल का नीतीश जी का समय भी देख लिया है। उन्होंने ये देखा कि पिछले 20 सालों में कैसे गरीबी घटी है। 55% पॉवर्टी 18% ऊपर उठकर आई है, देश में सबसे ज्यादा। पर कैपिटा इनकम बिहारियों की 8 गुना बढ़ी है, 8 गुना। तो आप ये सोचिए बिहारियों का क्या हाल हुआ करता था एक जमाने में। आज चाहे हम सड़क की बात करें, रेल की बात करें, एयरपोर्ट की बात करें, एम्स की बात करें, नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करें, ये सारी उपलब्धियां नल से जल से लेकर आयुष्मान योजना तक, ये सब कुछ एनडीए सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व के तहत बिहारियों तक पहुंचाया है। आगे बिहारियों को यही चाहिए, पुराना समय नहीं चाहिए। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चारू आपका भी शुक्रिया। चित्रा बाथम जी, सारिका जी, कुंवर अजय सिंह और साथ ही फिरोज बख्त अहमद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद इस बात की करते हैं कि जल्द ही महागठबंधन भी अपने सीट शेयरिंग फॉर्मूले का ऐलान कर